हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्रीडोज आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि जो आपका रिस्पांस रहा है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था उस पर अभूतपूर्व रिस्पांस आप लोगों ने दिया है, जिसकी आशा ना हम करते थे ना हमारी टीम करती थी। तो इसके लिए पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद। और जब आप लोगों ने ये रिस्पांस दिया है, इतना वार्मिंग रिस्पांस आपका रहा है, तो उसके एवज में हम लोगों के भी कर्तव्य पूरी तरह से या कहें तो बढ़ जाते हैं। हमारा जो उत्तरदायित्व है उसमें भी वृद्धि हो गई है। अब हमें अपने उत्तरदायित्व के प्रति और आप लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता और जिम्मेदारी से भी काम करने की ज़रूरत है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों ने रिस्पांस हमको दिया है उस रिस्पांस के एवज में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीज़ें जो कि आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड की जाए। मैं अपनी चर्चा को आज प्रारंभ करूं, उसके पहले मैं कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन पे चर्चा करना है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज हमारी जो चर्चा होगी वो उत्तर प्रदेश के आयोग के द्वारा अभी हाल ही में जो ग्रुप सी के 50,000 से अधिक पद थे, उन पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और उनकी वैकेंसी को किस तरह से फिल करें उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और टेस्ट के नाम से एक पेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो उस पेट के एग्ज़ाम के बारे में ही आज हमारी चर्चा होगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पेट का एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी आप कैसे करें, जो पाठ्य सामग्री, सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में है इस समय है कि किस चीज़ को कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक लेनी है, उन सारी चीज़ों को आज आपका डाउट दूर किया जाएगा। क्या रणनीति होनी चाहिए, यानी कि आप किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम दें, कैसे आप उसको पढ़ें, उन सारी चीज़ों पे, और उसके बाद में हम आप लोगों के लिए किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं हमारा जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से, और हमारी जो कोशिश है उसके माध्यम से आपका जो मैक्सिमम सहयोग होगा वो कैसे होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रुप सी या ग्रुप डी या वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें जनरली अभी तक जो ट्रेंड रहा है उसमें केवल एक एग्ज़ाम होता था जिसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम यानी प्रारंभिक परीक्षा होती थी, और प्रारंभिक परीक्षा के बाद में जो भी इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू होना होता था या फिजिकल होना होता था तो फिजिकल करवाते थे, या डायरेक्ट उसी के बाद में इंटरव्यू करके भर्ती करवा दी जाती थी। लेकिन अभी क्या किया गया है कि एक पूल बना दिया गया। पूल का मतलब ये होता है एक समूह बना दिया गया है कि किसी भी परीक्षा को देने के लिए सबसे पहले आपको इस पूल से निकलना होगा। इस पूल से निकलने के लिए क्या होता है, एक प्रारंभिक परीक्षा करवा दी जाती है जिससे कि छटनी हो जाती है कि किस एग्ज़ाम में जाने के लिए। ये क्यों किया गया है, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट और डुप्लीकेशन और रिसोर्सेज, इन दोनों चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रारंभिक परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्यों किया गया है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देख लीजिए कि लेखपाल की परीक्षा हो गई, बीडीओ की परीक्षा हो गई, या और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनका अगर अलग अलग एग्जामिनेशन करवाया जाए तो उन पे लगने वाले जो रिसोर्सेज होंगे वो डबल हो जाएंगे, और सेम कैंडिडेट इसके लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए भी पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए ही पार्टिसिपेट करेंगे, सभी परीक्षाओं के लिए कैंडिडेट सेम ही रहेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पीईटी यानी पेट एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है और इसको स्टार्ट करने जा रही है। इसकी जो एग्जामिनेशन डिटेल है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया गया है, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको माइनर डिटेलिंग हो जाएगी। उसमें क्या क्या शामिल है मैं उन सारी चीज़ों की चर्चा कर देता हूँ। सबसे पहले कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आने वाली है, उन सारी चीज़ों का डिटेल वहाँ पर दिया गया है। माइनर डिटेलिंग में सिलेबस को भी दे दिया गया है, जबकि सिलेबस को मैं यहाँ पर भी डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो इसका सिलेबस है
वो बहुत वॉस्ट कर दिया गया। वॉस्ट का मतलब कि आपको कंफ्यूजिंग कर दिया गया है। जहाँ पे आप जीएस समझते थे कि एक सब्जेक्ट हो गया, वहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपने देखा कि इसको क्यों किया गया है। अब हम पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में इसको थोड़ा सा लंबा लेके चलेंगे, एक ही फ्रेमवर्क में सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि हमेशा आपके लिए सहायक सिद्ध होगा कि किसी भी टॉपिक पे कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता था, आप लोग जानते हैं जीएस का पेपर होता है। जीएस के बाद में आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद में रीजनिंग हो गया, फिर उसके बाद में आपका इंग्लिश वाला सेगमेंट हो गया। इंग्लिश वाले सेगमेंट के बाद में आपका हिंदी वाला पार्ट आ गया। ठीक, ये जनरली हमेशा आप लोग देखते आए हैं, चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हो, और ये पूरे सेगमेंट में आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब तरीका जो पेट के द्वारा अपनाया गया है वो काफ़ी सराहनीय है, और जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना भी है कि सिलेबस को बहुत रोचक तरीके से तैयार किया गया है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट हो, चाहे वो आपका आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ा हो, साइंस स्ट्रीम से पढ़ा हो, या किसी अन्य स्ट्रीम से जैसे कि आपका कॉमर्स हो गया उनसे पढ़ा हो, उन सब के लिए इक्वलाइजेशन को यहाँ पे इम्पोज किया गया, यानी समानता को इम्पोज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी तक जैसे एसएससी में आप लोग देखते थे तो वहाँ पे चार दिया गया था, 4 सेगमेंट था। जीएस का हो गया, मैथ का हो गया, रीजनिंग का हो गया और इंग्लिश का हो गया, जबकि हिंदी आपका नहीं रहता था। और कुछ सेगमेंट जो हैं मैथ वाले भी, मैथ के भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, जीएस वाले भी नहीं पूछे जाते थे। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉमन जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसमें कहीं ना कहीं पार्शियलिटी आपको दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे इक्वलाइजेशन किया गया है। अब अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जीएस का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो आपका हो जाता है हिस्ट्री वाला, यानी इतिहास का। अब इतिहास को भी आपको कितने भागों में पढ़ना है। इतिहास भी आपका होता to है 5 प्रकार में इतिहास, लेकिन आपको इस परीक्षा के लिए केवल 3 प्रकार पढ़ना है। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। एक इतिहास की एक और श्रेणी आधुनिक में ही मानी जाती है, लेकिन वहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया गया है। स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, यानी स्वतंत्रोत्तर जो इतिहास है, यानी कि जिसे 1947 के बाद का जो काल आता है, उस दौरान क्या चेंजेस हुए हिस्ट्री में, उन सारी चीज़ों को। लेकिन वो यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए यहाँ पे आपको इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर दूसरा, इतिहास के बाद में आपके दिमाग में दूसरी चीज़ क्या आती है, जिसे हम कहते हैं भूगोल। भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है और भारत का भूगोल पढ़ना है। अंतर दोनों में क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, आपके दिमाग में कन्फ्यूजन न रहे। भूगोल दोनों सेम है। भूगोल की परिभाषा क्या है वो सारी चीज़ें हमारे भूगोल के एक्सपर्ट आपको सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल में क्या अंतर है। विश्व का भूगोल पर्टिकुलरली आप पूरे ग्लोब के बारे में उसके फीचर्स को पढ़ते हैं, और उन्हीं सारे फीचर्स का प्रयोग करके जब आप किसी रीजनल चीज़ के बारे में जब पढ़ते हैं, अगर आप भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का भूगोल हो गया, किसी चाइना के बारे में पढ़ेंगे तो चाइना का भूगोल हो गया। यानी कि
जो कॉन्सेप्ट आपने विश्व स्तर पे यानी पूरे ग्लोब के लिए पढ़ा है, अगर उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आप किसी रीजनल सेंटर को पढ़ना चालू करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ना चालू करते हैं, तो वो रीजनल ज्योग्राफी यानी कि आप जिस रीजन के बारे में पढ़ रहे हैं उसका पार्ट हो जाता है। तो विश्व के भूगोल में और भारत के भूगोल में यही अंतर है। बाकी सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट आपको पढ़ाएंगे कि कैसे क्या करना है, ये आपको पढ़ना है। भूगोल के बाद में आपका तीसरा पार्ट हो जाता है पॉलिटी का। पॉलिटी में यानी इसको हम राज व्यवस्था भी कहते हैं। राज व्यवस्था में आपको क्या पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, ये नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट अभी हम करके दिखाएंगे। उसके बाद में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया या इकोनॉमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था। ठीक, इकोनॉमिक्स के बाद में नेक्स्ट आपका सेगमेंट बनता है साइंस का। साइंस में जिसे हम विज्ञान कहेंगे, और इस विज्ञान में भी आपकी 3 शाखाएं होती हैं, जिसमें कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। साइंस के बाद में आपका एनवायरनमेंट आ गया, और एनवायरनमेंट के साथ में आपका करंट अफेयर भी आप जर्नल स्टडी का ही पार्ट आप मान सकते हैं। तो आपने देखा जो सेगमेंट में आपको दिखाया गया होगा, जब आपने इसका सिलेबस पढ़ा है तो सिलेबस में पूरा एक डिटेल 10 से 12 टॉपिक्स दे दिए गए हैं कि इन सारे 10 से 12 टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। तो जनरली वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो इन टॉपिक्स को दिया गया है, यानी कि जीएस के जो सब टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स को वहाँ पे मेंशन किया गया है, ना कि इन टॉपिक्स को मेंशन किया गया है। तो जनरली आप क्या कह सकते हैं कि जीएस आपसे पूछा जाएगा, जीएस के अंतर्गत इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन सारे क्वेश्चंस का अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यूएशन है, अगर 100 नंबर में से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, इसमें ये भी दिया गया है। तो उसके आधार पर देखें तो जर्नल स्टडी से अप्रॉक्सीमेट 35 to 40 क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे हमारी बात कि जीएस का आपका सेगमेंट ये बन रहा है। उसके बाद में मैथमेटिक्स आपका आ जाता है। मैं इसको रफ कर सकता हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए कि किस टॉपिक पे क्या पढ़ना है, किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या है, उन सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर देता हूँ। लेकिन जनरली मैं एक चीज़ देखते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा सा मोबाइल का सहारा ले लेता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इसको खोल दीजिए सर, कि किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएं, इसको भूल जाऊं, इसकी वजह से मैं इसको लिख दे रहा हूं। तो जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो आधुनिक भारत का पार्ट है, इसमें 5 नंबर के, और इन दोनों को मिलाकर 5 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 5-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद में भूगोल का जो पार्ट है, भूगोल से यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में आपका है अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकॉनमी वाला जो पार्ट है उसमें से भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि साइंस की जो बात है, सामान्य विज्ञान में भी 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में आपका सेगमेंट लगभग पूरा हो गया। इन्वायरमेंट में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें कि ऐसे पूछने की बात की गई हो, लेकिन जो सामान्य जागरूकता है, यानी इसको जीके और करंट अफेयर को मिला के यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन पूछने की उम्मीद जताई गई है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखें तो कुल मिला के कितने हो गए, 15, 15, 30 और 10, 40, यानी 35 से 40 नंबर का जो 40 नंबर का सेगमेंट है वो आपका जीएस का हो गया। तो टोटल आपका क्या हो गया, क्या कह रहे, साइंस, करंट अफेयर,
जिसमें 10 मार्क्स आ जाता है। इन्वायरमेंट वाला अगर आप सेगमेंट देखें तो इस इन्वायरमेंट को भी इसी भूगोल के साथ में पढ़ा जाता है और पढ़ाया भी जाता है अक्सर। और एक आता है आपका नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सामान्य जागरूकता, जिसे हम जीके के नाम से जानते हैं, उससे भी आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो अब जो इसेंस है इसको समझाने का, वो क्या है हमारा, इसको समझाने का इसेंस हमारा ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जा रहे हैं, 50 हो जा रहे हैं, और कुल कितने प्रश्न आ रहे हैं, 100 प्रश्न आ रहे हैं। यानी इस पूरी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट आपके लिए बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, आपका करंट वो जनरल स्टडी यानी जीएस वाला सेगमेंट होने वाला है, क्योंकि 50% कवरेज और 50% वेटेज जो है वो जीएस को पूरी तरह से दे दिया गया है। हमारी बात एकदम क्लियर हो गई। अगर आपने जीएस को सही ढंग से तैयार कर लिया और इस सिचुएशन में आ गए कि आप 50 में से 30 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इन सब चीज़ों के आधार पर अगर पूरी तैयारी आप करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आपका जीएस ही समझ लीजिए सफलता सुनिश्चित कर देगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है किस पे, वो आपका जीएस पे करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका जीएस ही ले जा रहा है और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जो है वो जीएस ही होगा। अब हम बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। इसको हम रफ कर देते हैं, एक बार आप इसको लिख लीजिएगा और दिमाग में ज़रूर से बैठा लीजिए कि सफलता आपकी सुनिश्चित किससे होगी, वो और केवल जीएस से होगी। हम इसको एक बार रफ कर देते हैं। कट स्टार्ट। अब आता है दूसरा सेगमेंट मैथ का। मैथ में भी अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो मैथ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन जनरली आपसे यहाँ पे 3-4 सेगमेंट पे ही चर्चा की जाएगी। और पहला हो गया जिसमें आपका सामान्य मैथ या जिसे हम अंक गणित कहते हैं, अर्थमेटिक वाला पार्ट होता है। अंक गणित इसमें पूछा जाएगा। अंक गणित के बाद में ग्राफ और टेबल हो गया, पाई चार्ट वाला सेगमेंट हो गया। यानी कि यहाँ पे अंक गणित प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन इसे कहा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब कि डाटा आपके सामने डाटा का फॉर्मेट दिया गया होगा, या वो टेबल फॉर्मेट में होगा, पाई चार्ट के फॉर्मेट में होगा, वेन डायग्राम के फॉर्मेट में होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका दिया गया होगा। उसी के आधार पे आपको मैथमेटिक्स के ये सेगमेंट को करना है, जिसमें कि लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बनेंगे। टोटल डीआई के ही लगभग 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये भी आपके लिए दूसरा अंक गणित जो है उसके 5 मार्क्स हो गए। उसके बाद में जो दूसरा है तालिका का व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि जो टेबल फॉर्मेट है उस टेबल का क्या हो गया, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद में ग्राफ, यानी जो आपका ये पाई ग्राफ और होता है, वेन ग्राफ होता है, तो ये ग्राफ वाला जो सीक्वेंट है ये आपका हो गया टेबल और ये हो गया ग्राफ। इससे भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 25 मार्क्स का आपका ये हो गया। तो अब यहाँ पे आप टोटल कैलकुलेशन करें, टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो 50 आपका जीएस हो गया और 25 आपका मैथ हो गया। तो अब अगर आपने सही ढंग से तैयारी कर ली और जीएस और मैथ में ऐसी स्थिति में आ गए हैं जिस स्थिति में आप इन दोनों सेगमेंट को अगर सॉल्व कर लें तो आप मैक्सिमम 75% मार्क्स गेन करने की कंडीशन में होंगे, क्योंकि जो टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। उनको आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि आप देखते ही सारे क्वेश्चंस को एक नज़र में लगा लेंगे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 18 से 19 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। तो अगर आपका परसेंटेज देखा जाए तो अगर आपने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं जीएस में, 35 एक गुड स्कोर माना जाता है, और यहाँ पे आपने 15 कर लिया है, तब भी आप क्या 50 की स्टेज में पहुँच जा रहे हैं। और ये 50 से 60% ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा, क्योंकि मैक्सिमम जिस भी एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग होती है उसका कट ऑफ
50 to 60% के बीच में ही वेरी करता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट भी बढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 35 लाख की उम्मीद है कि 35 लाख लोग इसमें शामिल होंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका जो वेटेज है वो अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि 50 to 60 के बीच में ही रहने वाला है। नेक्स्ट आपका है रीजनिंग वाला पोर्शन है। रीजनिंग वाले में भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें टॉपिक्स भी कम हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है और इसके सारे क्वेश्चन आप लगा भी सकते हैं आसानी से। उसके बाद में जो इंग्लिश वाला सेगमेंट है, उस इंग्लिश वाले में भी 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद में जो आपका हिंदी वाला सेगमेंट है, हिंदी में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक तो होता है जो हिंदी ग्रामर है, उस हिंदी ग्रामर से रिलेटेड 5 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। और एक होता है अपठित गद्यांश या जो गद्यांश जिसे पैसेज कुछ दिए जाते हैं, जैसे आपने हाई स्कूल या इंटर में दिया होगा जब हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस कंडीशन में ग्राफ जो पैराग्राफ होता है यानी गद्यांश जिसे कहते हैं, उस गद्यांश से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के ये सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। उन सब्जेक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे देख लिया गया। इसको जनरली आप लोग समझ भी रहे होंगे। इस पे हमने जो चर्चा की उसका केवल और केवल हमारा एक इसेंस था कि अगर आपके सामने एक डायग्राम हम बना के दें कि किस सब्जेक्ट को ये डायग्राम है अगर आपको दे दिया जाए, तो इसमें से अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये आपका जीएस 50% बन गया, 25% इसमें आपका मैथ आ गया, 15% आपका हिंदी हो गया, और अब आपके सामने एक हो गया रीजनिंग वाला पार्ट और इंग्लिश वाला पार्ट आपका, ये 2 बच रहा है। अब आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। अब उसी दिमाग के लिए मैंने ये सारी चर्चा की है कि उस दिमाग जो आप लगाने वाले हैं उसको रोका जा सके। ये आपका ये 15% हो गया और ये जो रिमेनिंग 35 बचा है उसमें से ये आपका 10% में ये आपका है, यानी 5% ये और 5% ये। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैं क्या करूं, इंग्लिश को स्किप कर दूंगा और रीजनिंग को स्किप कर दूंगा, हिंदी पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे और मैथ पढ़ लेंगे, इन्हीं के आधार पे हमारा चयन हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग की बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें उनके टॉपिक वाइज टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और सब्जेक्ट जितने भी रहते हैं उन सब्जेक्ट के आधार पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम में होता क्या है कि जैसे यहाँ पे आपके पास रीजनिंग है और इंग्लिश है, उसी प्रकार से अगर आपने पूरा ये टेस्ट पेपर कंडक्ट किया, आपने ठीक ठाक मार्क्स जीएस में ले लिए, मैथ में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल गए और हिंदी में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन आपने रीजनिंग और इंग्लिश में मार्क्स नहीं गेन किए। और 2 कंडीशन बनती है। समझ लीजिए ए ने 55 मार्क्स गेन किए और उसने क्या किया है, सभी सेगमेंट में से क्वेश्चन प्राप्त किए हैं, और बी ने क्या किया है, बी को भी 55 मार्क्स मिले हैं, लेकिन बी को 55 मार्क्स मिले हैं लेकिन उसने क्या किया है, ना उसने इंग्लिश किया है ना उसने रीजनिंग किया है। तो उस कंडीशन में होता क्या है कि उसका जो रैंकिंग बनाई जाएगी, उसकी रैंकिंग जो होगी वो कम कर दी जाएगी। किसकी अपेक्षा, ए की अपेक्षा। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम सारे सेगमेंट को पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर सेगमेंट से हमें 1-2 क्वेश्चन कम से कम अटेंड करके 1-2 मार्क्स गेन करने हैं कि अगर इस तरह के प्रोसीजर को भी आयोग फॉलो करता है तो उस कंडीशन में हम उस लिस्ट से बाहर ना जा सके। ये अभी टेंटेटिव है, इसको किसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या किसी नोटिफिकेशन में नहीं जाहिर किया गया है, लेकिन ऐसी कंडीशन बनती है जब इस तरह के सिचुएशन बने तो इसलिए इस सारी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो रणनीति वाला पार्ट है। उस रणनीति वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ये पहला वाला पार्ट जो है, इसको देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि एक बार ये सारी चीज़ों को तो हम जानते ही हैं, पहले से यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको करना क्या है, ये
जो दूसरा पार्ट है, इसके बीच का पार्ट है, जो आगे चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, उस रणनीति पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो रणनीति हम आपको दिखा रहे हैं। दो चीज़ें हमारी भी क्लास YouTube पे पड़ी हुई है, एक्चुअल में हम लोग भी टीचिंग कर रहे हैं और किसी की बुराई या किसी थर्ड पार्टी के बारे में गलत कहना उचित नहीं होगा, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस समय करने की ज़रूरत है क्या है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इस चीज़ को आपको स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे तो 50 लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपने किसी एक ऐसी सीरीज़ को अडॉप्ट कर लिया, अपने स्तर पे तो हर टीचर बेस्ट दे रहा है, लेकिन आपके लिए बेस्ट है या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। आपको जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उस क्लासिफिकेशन के आधार पे आप डिसाइड करेंगे कि हमको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो लेवल क्वेश्चंस के बनने वाले हैं, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस दिए गए हैं, अब मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया ज्योग्राफी का और किसी यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कर रहे हैं किसी यूट्यूबर को जो कि ज्योग्राफी वाले पूरे सेगमेंट को पढ़ा रहा है और वो PCS लेवल का पढ़ा रहा है जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या वो IAS के लिए पढ़ा रहा है, या वो SSC के लिए पढ़ा रहा है, या किसी अन्य एग्जाम के लिए पढ़ा रहा है, उस कंडीशन में आप उसको कैसे फॉलो अप कर पाएंगे? इसके लिए आपको बहुत ही कंसाइज वे में तैयारी करने की ज़रूरत है। उसकी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप कम से कम 5 वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखें। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप कुछ भी मत करिए, और मैं वादा करता हूँ आप केवल 10 साल में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के पेपर उठा के कर लीजिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अब एज एग्जांपल आपको कह दिया जाए, अब मैथ पढ़ना चालू कर दीजिए, कोई भी सीरीज उठा लीजिए, मेंसुरेशन आप पढ़ते जाइए। मेंसुरेशन की 20 क्लास आपको मिलेंगी, 20 घंटे में आप केवल मेंसुरेशन पढ़ेंगे, लेकिन वो आपके लिए वर्थलेस है, आप उसको पढ़ के कुछ कर नहीं सकते। मैक्स टू मैक्स आपको 30 से 35 घंटे के अंदर में ही मैथ ख़त्म कर देनी है। तो आपको टारगेट चीज़ें पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले, और इसका अंदाज़ा आप कहाँ से लगा पाएंगे? केवल और केवल एक ही रास्ता है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आपको चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट सब टॉपिक्स के साथ में एनालिसिस आपको दे दिया जाएगा। और एक सीरीज़, अभी तो आज हमारी वीडियो अपलोड होगी, इसके 1-2 दिन बाद में आपको एक सीरीज़ दी जाएगी जिसमें 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस रहेगा, तो जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि इस टॉपिक से आयोग ने इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं और उसी के आधार पर हम अपनी तैयारी करेंगे। पहली रणनीति ये हो गई। दूसरी रणनीति GS के लिए NCERT, क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, सारे जो स्टेट बोर्ड थे, स्टेट बोर्ड की जो प्रकाशन की बुकें थी, वो सारी बुकें क्या थी, उन्होंने NCERT कर दिया है। NCERT पैटर्न पे सारी क्लासेस चल रही हैं, यानी कि जो अब एग्जाम और क्वेश्चन पेपर कौन बनाएगा, एग्जामिनर बनाएंगे। एग्जामिनर के पास रेफरेंस क्या रहेगा, वो NCERT रहेंगी। तो उस NCERT के आधार पे ही रेफरेंस लेके वो नए क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए आपको फोकस क्या करना है, NCERT पढ़ना नहीं है। आप सोचो कि हम NCERT पढ़ना चालू करें, NCERT पढ़ने का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं? IAS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसको छोड़ देना पड़ेगा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि IAS का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए पढ़िए, हम आपका स्वागत करेंगे। और हमारी पुरानी संस्था है, जबकि हम IAS का काफ़ी दिन से तैयारी भी करवा रहे हैं, तो वहाँ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन अगर NCERT पढ़ने पे बैठ गए तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। NCERT के लिए करना क्या है, NCERT मॉक टेस्ट। NCERT मॉक टेस्ट आप कैसे प्राप्त करेंगे, हम आपको बहुत ईमानदारी से बता रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट इंटरनेट पे उपलब्ध हैं जहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते उस कंडीशन में दूसरा क्या है, वो है हम लोग NCERT मॉक टेस्ट फॉर UP PET एग्जामिनेशन 2021 के लिए लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारा एक पेड कोर्स चल रहा है। उस पेड कोर्स में कंप्लीट
एनसीईआरटी के लगभग 2950 क्वेश्चन, 2950 क्वेश्चन जो कोर एनसीईआरटी से बनाए गए हैं, उन एनसीईआरटी का विद सॉल्यूशन प्लस जो हमारी टीम है, जो हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, वो क्या करेंगे, इनका सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करवाएंगे और वीडियो डिस्कशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा क्लास के अलावा जो हम लोग क्लास कराएंगे। तो एक हो गया कि आपको वन डे एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना है, दूसरा एनसीईआरटी करना है और तीसरा मॉक टेस्ट देना है। और मॉक टेस्ट कितने देने हैं और क्यों देने हैं, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं 2 वर्ष का जो कोविड का काल रहा है ना, इसने सरकारी नौकरियों के लिए लोगों के दिल में वो लेवल प्राप्त कर लिया है, समझ लीजिए भगवान हो जाना सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेने के। और उसके बाद में कोविड काल में ये नौकरियां निकाल दी गई हैं, तो उस कंडीशन में लोग अपना जी जान लगा दिए हैं इस नौकरी को पाने के लिए, पहली चीज़। दूसरे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस एग्ज़ाम वो जो हैं 35 लाख अप्रॉक्सीमेट, टेंटेटिव है लेकिन 35 लाख से कम होने वाले नहीं हैं। प्लस जो आपका ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी 15 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोनों के सिलेबस को आप उठा के देखेंगे तो लगभग एक समान है। तो उस कंडीशन में वो 15 लाख भी इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, ये आप मान सकते हैं। तो कुल मिला के 50 लाख का हम मोटा मोटा आंकड़ा मान के चलते हैं। उन 50 लाख के बीच में आपका क्या है, फाइट है। और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है जिनके लिए आपको फ़ाइट करना है, वो 50,000, तो समझ लीजिए कि पेट वाले एग्ज़ाम से हैं। और यूपीएसआई में आप देख लें तो 10,000 उससे हो जाते हैं, यानी 60,000 हैं और 50 लाख पे क्या है, फाइट है। तो अब मैथ पढ़ना है ना आपको, तो डिवाइड करके देख लीजिए, पता चल जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी सबकी। 170 से 80 लोगों के बीच में होने वाला है क्या, फाइट। अब कैसे करोगे, किताब पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं कर पाओगे। केवल और केवल एक तरीका है, वो है मॉक टेस्ट। जिसने जितना मॉक टेस्ट कर लिया ईमानदारी से, सच्ची मोहब्बत यही होनी चाहिए आपकी, जिसने जितना मॉक टेस्ट कर लिया वो सफलता उसकी उतनी ही ज़्यादा नज़दीक होगी। आपने पूरी वीडियो देख ली, हमारी वीडियो देख ली, किसी थर्ड पार्टी की देख ली, कहीं से भी देख लिए, आप सफलता सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मॉक टेस्ट खुद बना के कर लिया ना, आप सफल हैं। तो मॉक टेस्ट आपको करना चाहिए। और कितने मॉक टेस्ट करने चाहिए, अप्रॉक्सीमेट हम क्या कर रहे हैं, लगभग 50 मॉक। क्यों, क्योंकि भैया ऑनलाइन एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम क्या है, ऑनलाइन है। जब किताब देख देख के गोला मारते थे तब तो हो नहीं पाता था, कंप्यूटर पे देख के कैसे कर पाओगे, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आदत बनानी पड़ेगी कम से कम 50 मॉक की। अगर 50 मॉक आप कर लिए और प्लस ये 2900 क्वेश्चन कर लिए, तो ये आप समझ लीजिए कि दोबारा कोरोना आएगा तो रोना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात। तो दोबारा कोरोना में आपको रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप शान से मोटरसाइकिल, कार, या उस समय हो सकता है कि और कुछ नई चीज़ें आ जाए, भगवान से दुआ करिए कोरोना ना आए। लेकिन अगर कभी भी ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन बनती है तो हम लोग अच्छी कंडीशन में होंगे, अपने परिवार का भला करेंगे, लोगों का भला करेंगे, समाज का भला करेंगे, उन सारी चीज़ों पे। तो आपको बस केवल 3 चीज़ करना है भैया, और कुछ नहीं करना है। कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को रिलीजियसली फॉलो करना है, एनसीईआरटी मॉक टेस्ट देना है कैसे भी करके, और उसके बाद में 50 से अधिक मॉक टेस्ट दे देना है। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करेंगी, रणनीति का सबसे अहम हिस्सा होना चाहिए। अब दिमाग में चल रहा होगा कि बुक तो बताया नहीं सर, ज्ञान तो दे दिए इतना, बुक भी हम आपको क्लियर करवा देते हैं। और जनरली जो हमारा मानना है बुक के मामले में वो थोड़ा सा अलग है, हो सकता है हम आप लोगों के खिलाफ हों, लेकिन बुक के मामले में आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट आप उठा लीजिए और घटना चक्र जीएस के सभी सब्जेक्ट के लिए, बस और कुछ नहीं। हमें किसी ने पैसा वैसे नहीं दिया, ना लूसेंट ने, घटना चक्र। लेकिन मैं बता रहा हूँ इन दोनों बुक्स को आप फॉलो कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लीजिए। रही बात मैथ की, मैथ में अगर कोई भी बुक उठाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मैथ की कोई भी बुक नॉर्मल नहीं है।
हमारी क्लासेस 50 घंटे की चलने वाली हैं। उस 50 घंटे के बाद में एक हमारा बुकलेट आएगा जो कि 90 से 100 पेज का होगा। उस 90 से 100 पेज की बुकलेट में आपको लगभग 1000 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे और हमारा वादा है कि उन 1000 क्वेश्चन से बढ़ के कहीं से आने वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे। इसके लिए मैं काफ़ी दिन से मेहनत भी कर रहा हूँ, ये हमारी बुकलेट तैयार भी हो गई है। तो मैथ के लिए आप वीडियो क्लासेस देखते रहिए, कोई भी वीडियो क्लास देखिए। सबसे पहले आप टॉपिक क्लियर कर लीजिए, इन टॉपिक्स पे हमें वीडियो देखनी है। 10-5 वीडियो देख लीजिए, 10-5 यूट्यूबर्स के वीडियो देख लीजिए। आप किसी नोट चलते हैं रीजनिंग वाले पे, रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 टॉपिक हैं। अब आप डिसाइड कर लीजिए, बुक उठाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, कोई एक नोट्स उठा लीजिए या आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ये सारी चीज़ें कोशिश करके प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया गया है, हमारे 10 ग्रुप भर चुके हैं, 11वां बन रहा है। उसमें नंबर वाइज आप क्लिक करके देख लेंगे तो वहाँ से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं उसको, ग्रुप को। उसके बाद में अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, मैसेज तो कर ही नहीं रहे हो, कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको, क्या बताएं, केवल ऐसे सुनते जा रहे हो आप लोग। एक भी मैसेज नहीं दिखा, एक भी मैसेज हमको नहीं दिख रहा है, बस हेलो हेलो दिख रहा है। अब आपको करना क्या है, हमारी रणनीति क्या होगी। हमारी रणनीति के लिए मैं एक बार फिर से मैं आपको टेंटेटिव बता देता हूं, क्योंकि एग्जैक्ट मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और इसको समराइज़ करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इस चीज़ को वाइंड अप करता हूं। पूरा टेस्ट शेड्यूल जो आपको 3 चीज़ें बताई गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा आपका मॉक टेस्ट एनसीईआरटी, तीसरा आपका मॉक टेस्ट नॉर्मल फुल लेंथ जिसे कह सकते हैं, मॉक टेस्ट आपका फुल लेंथ हो गया, प्लस वीडियो क्लासेस। प्रीवियस ईयर का पूरा 5 ईयर का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे दिए जाएंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उनका क्या शेड्यूल है, और 300 घंटे का जो हमारा वीडियो प्रोग्राम है ये किस प्रकार है, इन सारी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF पड़ा है, वहाँ से उसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, और पढ़ने के बाद में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, फेसबुक नंबर दिया गया है, जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारा ऐप का लिंक है, उन सारी चीज़ों को आप क्लिक करके कोई भी क्वेरी हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और अपना जो भी है प्रोसेस पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं अनाउंस कर देना चाह रहा हूँ, वहाँ पे फ्री और पेड हमारे 2 प्रोग्राम भी हैं, उन दोनों प्रोग्रामों के बारे में भी वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए बेहतर है, कौन सा नहीं है। आप हमसे जुड़े रहिए, फ्री जुड़े रहिए या पेड जुड़े रहिए। हमारा उद्देश्य है कि मैक्स टू मैक्स 1 लाख सिलेक्शन हमारी टीम से होने चाहिए। हमारी टीम का ये प्रभाव आप लोगों के द्वारा होगा, आप ही कर सकते हैं इस चीज़ को, और हमारे इस 1 लाख के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के साथ में पूरी तरह से लगना चाहता हूं और आप लोगों के सहयोग की आकांक्षा करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।